बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम मुकाबिल के साथ मैं हूं सरवत वलीम। रफ क्लास्टा आमिर मतीन साहब हमारे साथ मौजूद हैं। उल्टी गिनती शुरू हो चुकी। वज़ीर आज़म नवाज शरीफ की किस्मत का फैसला होने में सिर्फ 15 रोज बाकी हैं। वज़ीर आज़म नवाज शरीफ और उनके भाई वज़ीर आला पंजाब शहबाज शरीफ से की गई तफ्तीश की रिपोर्ट तसल्ली बख्श करार दे दी गई। SCCP की जानिब से रिकॉर्ड बदला गया। IB ने JIT अराकीन की जासूसी की, जबकि FBR से 3 बार मांगा गया रिकॉर्ड JIT को फराहम नहीं किया गया। सरबराह JIT वाजिद ज़िया की जानिब से इंकिशाफ किया गया। आखिर वो कौन सा रिकॉर्ड है जो FBR की जानिब से फराहम नहीं किया जा रहा? इसमें रुकावटें डालने की असल वजह क्या है, अंदरूनी कहानी क्या है, ये हम जानने की कोशिश करेंगे। जब प्रोग्राम के दूसरे हिस्से की जानिब बढ़ेंगे तो पाकिस्तानी ब्यूरोक्रेसी की भी बात करेंगे कि आखिर पाकिस्तानी ब्यूरोक्रेसी किस तरह का पाकिस्तान चाहती है। ये ब्यूरोक्रेट्स रियासत पाकिस्तान के मुलाजिम हैं या फिर चंद ताकतवर लोगों के गुलाम? जस्टिस अजमत सईद शेख ने 3 इदारों के सरबराहान को ऑस्कर अवार्ड देने की तजवीज दे डाली। इन 3 के अलावा और कौन कौन से ऐसे इदारे हैं जिनको एक खानदान की गुलामी की कामयाब अदाकारी पर ऑस्कर मिलना चाहिए? क्या कुछ नाम क्लासेस साहब और आमिर साहब के पास भी मौजूद हैं? ये भी हम आपके सामने रखेंगे। और प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में बात करेंगे कि बिल आखिर रहमान मलिक भी कल JIT के सामने पेश हो रहे हैं। याद रहे, शरीफ खानदान की मुबैना मनी लॉन्ड्रिंग पर रहमान मलिक की बनाई गई रिपोर्ट पैनामा केस में सुप्रीम कोर्ट दस्तावेजात का हिस्सा है। कल JIT के सामने रहमान मलिक आखिर कौन सा बम फोड़ने जा रहे हैं? रहमान मलिक की यह पेशी शरीफ खानदान के गले का कितना बड़ा तौक साबित हो सकती है? इसकी डिटेल्स भी हम आपके सामने रखेंगे। सबसे पहले आमिर साहब, JIT की जो तीसरी रिपोर्ट पेश हुई, बेशबहा सवाल आते हैं जिन पर गुफ्तगू करना बेहद जरूरी है, लेकिन सबसे पहले जो FBR की जानिब से कहा जा रहा है कि रिकॉर्ड हमारे पास अवेलेबल नहीं है, क्या वाकई ये अवेलेबल मौजूद नहीं है उनके पास, या फिर इसके पीछे भी कोई असल कहानी मौजूद है? असल कहानी से पहले असल कहानी ये है कि ये रिकॉर्ड FBR का, फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू का ज़रूरी क्यों है। पहले आपको पता है, पहले ही SCP से जो रिकॉर्ड मंगवाया गया था उसके मतलब SCCP से JIT ने कहा है कि वो टेम्पर्ड किया गया है, उसको ख़राब तरोड़ मरोड़ के पेश किया गया है। वो शिकायत, वो इंक्वायरी पहले चल रही है। अब FBR की उन्होंने शिकायत की है कि जनाब हमें ये बार बार 3 दफ़ा इनको हमने रिक्वेस्ट की है, तीनों दफ़ा ये लिख के भेज देते हैं कि नॉट अवेलेबल। अब ये नॉट अवेलेबल जो लिख के भेज रहे हैं, उसके पीछे जो है ये अंदरूनी कहानी आपको बताते हैं क्या है कि हमारी रिसर्च टीम ने बड़ी मेहनत की है। आज सारा कर करा के उन्होंने ना पूरा नतीजा निकाल लिया, अंदर की कहानी निकाल रहे हैं। वो ये है कि रिकॉर्ड जो है FBR का वो 4 किस्म का होता है। एक होता है रिटर्न्स का, कि गोशवारे जो आप टैक्स के जमा कराते हैं। एक होता है असेसमेंट का रिकॉर्ड, तखमीना जो टैक्स वाले लगाते हैं कि आपकी रफली इतनी आमदनी है। एक फिर वो मिसलिनियस होता है कि मिला जुला, और एक रिकवरीज का होता है कि रिकॉर्ड जो है। इसमें जो है ना मुख्तलिफ रिकॉर्ड के रखने के मुख्तलिफ तरीके हैं, मगर जो गोशवारे और तखमीने का रिकॉर्ड है ये कभी भी ज़ाया नहीं किया जाता, ये हमेशा होता है। और ये पाकिस्तान का जो टैक्स का सिस्टम है 1980 में कंप्यूटराइज्ड हो गया था। उन्होंने कहा जी ये कोई बहाना FBR वाले लगा ही नहीं सकते कि जी नॉट अवेलेबल, या हमारे पास है नहीं है, या आग लग गई है, या कुछ भी क़यामत भी आ जाए, वो कंप्यूटराइज्ड है और वो मल्टीपल सोर्सेज पे पड़ा हुआ होता है। उनके फ़र्ज़ करें अगर माना नहीं जा सकता कि आग भी लग गई है ना, तो फिर वो चालान का रिकॉर्ड होता है, वो तो हमेशा होता है, मौजूद ही रहता है। अगर सारे भी हो जाए ना तो वो सर्कमस्टांशियल एविडेंस होता है कि आप मिला जुला के एक दूसरे से सारी चीज़ें मिली हैं, आमदनी, गोशवारे, ये मिली भी होती है। तो ये बिल्कुल झूठ बोल रहे हैं कि ये जब कहते हैं कि जनाब हमारे पास रिकॉर्ड नहीं है, या ये वाले बहाने कि 5 साल तक रखते हैं, वो ख़ास किस्म का 5 साल होता है, मगर जो मांगा जा रहा है गोशवारे का और तखमीने का वो परमानेंट होता है। इम्पॉर्टेंट वो क्यों है? क्योंकि बुनियादी केस जो है उसके अंदर जो कोर्ट ऑर्डर है वो ये है कि आप लिविंग बियॉन्ड मीन्स चेक करें कि इनके असासे जो हैं इनके वसाइल से ज़्यादा हैं या नहीं हैं। 1970 की और 80 की दहाई में ये कितना टैक्स देते थे, और इनकी वेल्थ टैक्स क्या था, वेल्थ स्टेटमेंट क्या थी, इनके पास क्या क्या जायदादें थी, क्या वो मैच करती हैं इनकी आमदनी के साथ, और उस पर कितना टैक्स देते रहे। ये बुनियादी बात है जिसकी वजह से ये बहुत ही वेल्थ स्टेटमेंट और 80 से लेके ऑनवर्ड्स कितना टैक्स देते रहे हैं, ये ऑफिशियल रिकॉर्ड है, ये बड़ा ज़रूरी है। अब वहाँ से एक जवाब आ रहा है नॉट अवेलेबल। तो हमने उनसे पूछा कि जनाब ये इसका क्या है? उन्होंने कहा जी उसकी वजह ये है नॉट अवेलेबल की
कि ये मुशर्रफ साहब के दौर में वो यहाँ से FBI से सारा रिकॉर्ड ले गए थे और इसकी एक कॉपी उन्होंने अपने पास रखी हुई है। आप डरा रहे हैं। ये मैं बता रहा हूँ, अंदरूनी कहानी बता रहा हूँ। आजकल आपने डराने का काम शुरू किया हुआ है। उन्होंने कहा जी एक कॉपी इसकी जो है ना, ये काफ़ी जगह पे, मल्टीपल जगह पे पड़ी हुई है और ये अगर टेम्पर्ड करके भेजेंगे तो जो भी भेजेगा वो मारा जाएगा, क्योंकि टेम्परिंग का इल्ज़ाम में ये तो कल को चले जाएंगे, वो फंस जाएगा। तो बजाय इसके कि वो ये लिख देंगे कि टेम्पर्ड वो देने के, जिस तरह के SCP में देखा हुआ है, उनके पास ओरिजिनल मौजूद है। वहाँ पे वाजिद सियाल साहब बैठे हुए हैं, वहाँ याद रहे कि MI के भी अफसर बैठे हुए हैं, एक ISI के भी अफसर बैठे हुए हैं और वो 190 कॉन्स्टिट्यूशन में बार बार आर्टिकल का जिक्र करते रहे, उसके तहत बुलाए गए हैं। सो उनके पास ओरिजिनल पहले पड़ी हुई है, वो मांगते हैं कि आप भेजें, वो ओरिजिनल से मैच करते हैं। SCP वाला कैसे पकड़े गए हैं? वो ऐसे ही पकड़े गए हैं कि उनके पास ओरिजिनल मौजूद है, वो जब मंगवाते हैं वो मुआवजा करते हैं, वो मुआवजा नहीं होता, वो पकड़े जाते हैं। इतनी जो ये उन्होंने SCP का भेजा है कि ये फ्रॉड किया है, उन्होंने उस बंदे का नाम भी बता दिया जिसने किया हुआ है, क्योंकि उनके पास ओरिजिनल है। तो ये FBR वालों को भी पता है कि उनके पास ओरिजिनल मौजूद है, तो ये टेक्निकल जवाब दे रहे हैं, नॉट अवेलेबल। ये वाला मजेदार है। और वो वहाँ पे किया ये था, इन्होंने बड़ी अपनी तरफ से चालाकी कि वहाँ पे डॉक्टर इरशाद साहब, आपको पता है, जो इस वक्त हैं एक्सटेंशन पे हैं, और इससे पहले उनका 22वें ग्रेड की भी, आपको याद है, हम फॉलो करते रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट में उनकी जो तरक्की भी 22वें ग्रेड भी थी, वो भी चैलेंज होकर वो भी कैंसिल हो चुकी है। सो उनको पहले तरक्की 22वें ग्रेड में करवाई गई, फिर उनको FBR चेयरमैन आउट ऑफ द वे लगाया गया, अब उनको एक्सटेंशन पे रखा हुआ है। तो वो ज़ाहिर है बेचारे वो डिलीवर कर रहे हैं, मगर उनकी भी एक लिमिट आ गई है कि यहाँ से आगे जो है क्लास वो नजर नहीं आ रहा कि ये मुझे ये पॉसिबल होगा। ठीक है, ठीक है, ठीक है। ये इंटरव्यू ले लेते हैं, क्लासेस सब रिकॉर्ड अगर ना मिला, बेसिकली ये तो आमिर साहब ने बता दिया, इसके पीछे बहुत बड़ा डर है, ये नहीं डरा के रखा हुआ है। रिकॉर्ड ना मिलने की ना बड़ी लंबी हिस्ट्री है हमारी। जैसे आमिर ने कहा, हमारी ये रिसर्च टीम ने अच्छा काम किया है, कोई थोड़ा सा आपको दिखाएंगे। कहीं आग लग जाती है अक्सर, अभी फिर AG ऑफिस लाहौर में सुना है फिर आग लग गई है। अब तो हम इतने हम आदी हो गए रिकॉर्ड के जलने के, गुम होने के, चोरी होने के। ये तो चलो एक हाई प्रोफाइल केस हो रहा है ना, जिस पे हम आएंगे अपने ये प्रोग्राम में, कि पाकिस्तान का जो ब्यूरोक्रेट है, जिसके पास उसके सर पे बड़ी जिम्मेदारी है, उसका ज़रा आप उसका रवैया देखें कि वो किसको सर्व कर रहा है। वो यहाँ पे आपके रियासत को नहीं सर्व कर रहा, रियासत की जो आगे अवाम है, जो उसको अपने उस पर टैक्सेस से जिसको तनख्वाह मिलती है, ये नवाज शरीफ साहब हूँ, जरदारी साहब हूँ, या ABCD जो भी हूँ, ये तो तनख्वाह नहीं दे रही है, तो किसी को जेब से चाय पिलाने के लिए तैयार नहीं होंगे। ये सारी तनख्वाह आपको पब्लिक दे रही है, आपको इसलिए दी जा रही है कि आपने पब्लिक इंटरेस्ट को वॉच करना है कि लोगों का जो पैसा है टैक्सेस की शक्ल में आ रहा है, उसकी डिस्ट्रीब्यूशन आपने करनी है, फेयर डिस्ट्रीब्यूशन करनी है, किसकी जेब में कितना जाएगा, कितने लोगों पर कितने पैसे लगने हैं। या आप क्या कर रहे हैं, आप चंद लोगों के उसके मफादात के गुलाम हो गए। मैं दो चार आपको मैं, ये पहली दफ़ा नहीं हो रहा। आपको पता है आसिफ अली जरदारी साहब किस चीज़ पे बरी हुए थे? वसीम अफजल साहब पेश हुए, ये नैब के, आपको याद होगा, डिप्टी चेयरमैन थे, नैब के में रहे, इससे पहले साहब सेल में भी रहे, जिन्होंने जरदारी साहब और बेनज़ीर भुट्टो साहब के सारे स्विट्ज़रलैंड की चीज़ें निकाली थी। जब वसीम अफजल साहब वहाँ पेश हुए तो पता ये चला, वहाँ पर नैब वालों ने कहा जी हमारे पास रिकॉर्ड ही नहीं है, हमारे फ़ोटो कापीज़ हैं। वो कहें जी कैसे फ़ोटो कापीज़, ओरिजिनल किधर है आपके पास? मैं छोड़ के गया था। ये वसीम अफजल का उसमें ये अदालत में दिया हुआ बयान है। आपको याद है कि एक वहाँ से जेम्स बॉन्ड है, ऐसे लंदन से, वाजिद शम्स असल साहब, हैट पहने, मुंह में सुगार लगाए, बॉन्ड्स, जेम्स बॉन्ड जाके वो पकड़े गए थे जनीवा में कैमरे पे पकड़े गए थे, बक्से चोरी कर रहे थे, चोरी हो गए, बक्से चले गए, अदालत में का रिकॉर्ड गुम हो गया। अब इन लोगों का आप कैसे मुकाबला कर सकते हो? अच्छा, फिर कहते हैं हमारे ऊपर करप्शन प्रूव करके दिखाओ। अब इन पर कैसे करप्शन प्रूव करें? आप रिकॉर्ड आप जलवा देते हैं, ऑडिट आप नहीं होने देते, आप पकड़े जाएं, आप डील कर लेते हैं कि बाहर जाने दें। यहाँ पे अगर आपके खिलाफ इंक्वायरी शुरू हो जाए तो आपने वो जो उस पर रखे हुए हैं, केयर टेकर रखे हुए हैं या एक्टर्स रखे हुए हैं, वो कहते हैं जी नॉट अवेलेबल। अब मुझे समझा इस मुल्क में ऐसा आप कैसे किया जाएगा? अदालतें कराने के, अगर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के सामने भी ये शहर के बच्चे डट गए हैं, और माजरत के साथ मेरे जजों से हमने भी देखा है सर, ये बाज होते हैं ना, वो क्या कहते हैं, वो लातों के भूत जो है ना, वो बातों से नहीं मानते। इफ्तिखार चौधरी साहब मुझे आजकल बड़े याद आते हैं, उनकी अपनी जगह पे उनकी खराबियां अपनी जगह, खराबी अपनी जगह यार। उन्होंने जितने अरसा चीफ जस्टिस रहे हैं ना, उन्होंने यहाँ पे इस ब्यूरोक्रेसी को एक, और इवन मिलिट्री ब्यूरोक्रेसी, ये कहते ना कि सिर्फ सिविलियन को, सबसे बड़ा केस था जिसमें हाथ डालने की जरूरत कोई नहीं करता था, ISC असगर खां केस।
2 टॉप के आर्मी के जनरल्स उसमें ट्रायल पे हुए, वहाँ पे खड़े हुए। एक आपके असलम बेग साहब थे, एक्स आर्मी चीफ थे, और दूसरे जनरल असद दुरानी DGISI। मुझे आज तक याद है अकरम शेख साहब जो हैं ये उनके असलम बेग साहब के वो थे, ये वकील थे इसमें ISI असगर खान केस में। तो जब ये पेश हुए ना वहाँ पे, ये अब जनरल साहब बेग साहब, मैं मौजूद था वहाँ पे, हेयरिंग हम प्रोसीडिंग देखते रहे। अब साहब जनरल थे, आर्मी चीफ रहे हुए थे और बड़े ताकतवर थे अपने दौर में। इन्होंने उनसे उलझने की कोशिश की इफ्तिखार चौधरी साहब से। अच्छा। ये मैं विटनेस हूँ, बड़ा मजे का वाक्य है। क्या सब ब्रेक ले लें? माजरत के साथ वैसे भी फिर मैं बड़ी मजेदार बातें शेयर चलें, ठीक है, बिल्कुल एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे। क्लासा साहब का आंखों देखा वाकया भी आपके साथ शेयर करेंगे, इसके साथ साथ कुछ ये भी शेयर करेंगे कि आखिर ब्यूरोक्रेसी की जो बात कर रहे हैं हम लोग, पाकिस्तान की ब्यूरोक्रेसी किस किस्म की रियासत, किस किस्म का पाकिस्तान बनाना चाहती है। ब्रेक लेंगे, हमारे साथ रहिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर से प्रोग्राम में हम आपको खुश आमदेद कहेंगे। JIT से मुतालिक तो डिटेल से बात होगी, लेकिन एक आंखों देखा वाकया क्लास अब आप जनरल बेग साहब के हवाले से सुना रहे वो बड़ा अहम केस था पाकिस्तान में, क्योंकि उसको इम्प्लीमेंटेशन पीपल्स पार्टी नहीं करा सकी। वैसे तो पीपल्स पार्टी बड़ा रोती थी कि जी अदालतें हमारे साथ इंसाफ नहीं करती हैं, हमारे साथ जाती करती हैं जी, यहाँ चमक का नतीजा आ जाता है। बातें उनकी उनमें वजन भी था, वो ठीक है बातें बेनज़ीर भुट्टो साहबा जो कहती थी बाद में निकली भी सही, लेकिन जब इनका इंसाफ का वक्त आया, ये मेरा ख्याल 1994 का केस था ये। उस वक्त असद दुरानी साहब ने एक एफिडेविट दिया था जब इनको लगाया गया ना, जर्मनी में एम्बेसडर लगाया गया इनको, असद दुरानी साहब को, रिटायर्ड थे, जनरल थे। तो इनको जब लगाया गया था, इनका फेवर लेना तो थोड़ी सी कोऑपरेशन भी चाहिए। मजे की बात मुझे याद आ गया सर, बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी। थोड़ी सी हम इस पे जरा आते हैं, दोबारा वापस आते हैं, लेकिन जुड़ता केस इसी JIT से है। जब उनको लगाया गया जर्मनी में, वहाँ पे उनको सफ़ीर, वो इसलिए लगाया गया था कि उन्होंने कुछ बेनज़ीर भुट्टो साहबा को उन्होंने बताई थी चीज़ें, या उन तक पहुँची थी बेनज़ीर भुट्टो साहबा तक, कि 1990 के इलेक्शन में जो इन्होंने IGI बनाई थी, इससे पहले 88 के इलेक्शन में, तो कैसे सियासतदानों को ब्राइब किया गया था। और उस वक्त इसाक खान साहब सदर थे, उनके साथ या रुदैत खान साहब का नाम आया, कोई वो मेरा ख्याल है वो जैदी साहब भी थे, जलालुद्दीन क्या नाम था उसका, जी वो भी वहाँ पे थे, जैदी साहब भी थे वहाँ पे। तो प्लस यहाँ पे DGISI जनरल साहब थे और बेग साहब थे, ये टीम थी पूरी जिनका वो था। बेनज़ीर भुट्टो को बताया गया कि इन 4-5 ने मिल के आपका इलेक्शन चोरी किया है। चोरी कैसे किया है कि इन्होंने 14 करोड़ रुपए सियासतदानों में इन्होंने बांटे। पैसे कहाँ से है? इन्होंने जनाब हबीब बैंक था, हबीब बैंक के यूनुस हबीब साहब थे आगे, इन्होंने यूनुस हबीब साहब को बुला के उन्होंने कहा, और उनको वहाँ पर जलाल हैदर जैदी साहब ने बुलाया था ऐवान सदर, और जो उन्होंने बयान अपना सुप्रीम कोर्ट में जमा कराया था वो भी पढ़ने वाला है। ये माफिया ऐसे नहीं कह रहे लोग, धमकियां दी गई थी, थ्रेट किया गया था यूनुस हबीब को कि तुमने अगर पैसे हमें अरेंज करवा के ना दिए, उस वक्त हबीब बैंक का था, लोग इसको मेहरान बैंक स्कैंडल कहते हैं, ये हबीब बैंक स्कैंडल है, वो मेहरान बैंक और स्कैंडल है, वो बड़ा स्कैंडल है, इससे उसको कभी किसी ने कोई टच नहीं किया, अदालतों में नहीं आया। इन्होंने कुछ 14 करोड़ रुपए इन्होंने इकट्ठे किए, कराची के कुछ बिजनेसमैनों से पैसा लिया गया, कुछ इधर उधर से फंडिंग करके वो पैसे डिस्ट्रीब्यूट किए गए थे। उसमें नवाज शरीफ साहब का नाम भी आता था, उसमें शहबाज शरीफ साहब का भी आता था, और बहुत सारे लोगों के आते थे। उसको कोई टच नहीं करा। ये जो असगर खान साहब हैं, इन्होंने लेटर लिखा। अच्छा हाँ, जब उनको एम्बेसडर लगाया गया तो उनसे एक एफिडेविट लिया गया कि आप सारी डिटेल बताएं कि कैसे इलेक्शन चोरी हुआ, किस किस ने क्या पैसे लिए। और आपको पता है कि उनसे एफिडेविट लेने के लिए बेनज़ीर भुट्टो साहबा ने, जनरल बाबर साहब ने किसको जर्मनी भेजा था? हमारे ये वन एंड ओनली रहमान मलिक साहब। मलिक साहब एडिशनल डायरेक्टर, ये हर जगह पे हैं, ये हर जगह फिट होने वाली चीज, ये मास्टर चाबी हैं। इनको जहां सीरुल्लाह बाबर साहब ने इंश्योर किया था कि जनाब उनसे वो कह रहे हैं ना तो एफिडेविट लें, इनको भेजा गया। तो रहमान मलिक साहब एडिशनल डायरेक्टर थे उस वक्त FIA में। ये जो इन्होंने पूरी इन्होंने रिपोर्ट अपनी कंपाइल की है, ये बाकायदा जर्मनी गए, इनका इन्होंने बयान रिकॉर्ड करवाया, उनका जाके सारी, और ये कहते थे बाद में दावा करते थे जो उनका ठीक होगा कि बहुत सारी चीज़ें यहाँ से वो टाइप करके लेके गए थे जो उन तक इन्फॉर्मेशन थी। बहरहाल उनका एफिडेविट जो था वो लेके आए। नसीरुल्लाह बाबर ने कौमी असम्बली में खड़े होकर वो उन्होंने उसका एफिडेविट पढ़ा था, बताया था कि जनाब के ये देखें कि जो हम कहते थे, ये 1994-95 की बात है, हमारा इलेक्शन चुराया गया था और इसमें ISI, इसमें प्रेसिडेंसी, इसमें मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट उस वक्त के सारे इन्वॉल्व थे। रोला पड़ गया वहाँ पे। उस पर असगर खान साहब ने लेटर लिखा था उस वक्त के चीफ जस्टिस साहब को कि जनाब ये चीज़ें सामने आई हैं, सबको बुलाया जाए। अब कौन हाथ डाले जनाब के ISI के मामलात में, कौन हाथ डाले जनाब के उसमें फ़ौज के मामलात में, कौन हाथ डाले जी गुलाम इसाक खान साहब पे। सो उन्होंने कुछ थोड़ा सा तो करना था। उसने अदालतों ने, उस वक्त के चीफ जस्टिस ने, दीगर अदालतों ने, उन्होंने कोई आके इन कैमरा उन्होंने अपनी
चैम्बर वगैरह में हेयरिंग शुरू कर दी। सही। 2-3 चीफ जस्टिस इस दरमियान में से गुजरे, ये 1994-95 का है, और इसको टेकअप किसने आके किया? वो इफ्तिखार चौधरी साहब ने किया जनाब, जिन पे पीपल्स पार्टी सबसे बड़ी नाराज़ रहती है। इन चीज़ों का जिक्र नहीं करेगी पीपल्स पार्टी। चौधरी साहब ने वहाँ पे इसको टेकअप किया। ये मेरा ख्याल है इनका था 2009-10 जब ये वापस आए हैं, जब ये रिस्टोर होके आए हैं, मेरा ख्याल 9-10 के करीब, और 2012 में इन्होंने फैसला कर दिया। फैसला क्या किया इन्होंने उस वक्त की हुकूमत को, जो कि ये पीपल्स पार्टी की हुकूमत थी, कहा कि जनाब ये फलां लोग हैं, आप इनको इनके खिलाफ प्रोसीड करें, इनके खिलाफ FIR को कहें, इनके खिलाफ प्रोसीड करें, ट्रायल करवाए, और सबूत सारे आ गए थे कोर्ट में। साथ में डिफेंस मिनिस्ट्री को लिखा कि आप GHQ को लिखें कि जनरल बेग और जनरल असद दुरानी जो हैं इनके खिलाफ प्रोसीड किया जाए, कि इन लोगों ने अपना, वो कहते ना, अपने ओथ और अपना कंडक्ट अनबिकमिंग ऑफ एन ऑफिसर, इनके खिलाफ प्रोसीड किया। ये बहुत बड़ा आर्डर था, ये मजाक नहीं थी ये, कि जनाब 2 आपके साबिक, एक आर्मी चीफ और एक आपका DGIS, उनके खिलाफ आर्डर किए गए थे कि डिफेंस मिनिस्ट्री GHQ को कहो प्रोसीड करें। आज तक कोई पता नहीं उसका क्या हुआ। पीपल्स पार्टी की जब बारी लगी तो उस वक्त मेरा ख्याल खुर्शीद शाह साहब का वो ये मशहूर ज़माना बयान आया था कि हम नवाज शरीफ की दाढ़ी FIR के हाथ में नहीं देना चाहते। तो जनाब आप फिर उसके गिला क्यों करते हैं इफ्तिखार चौधरी साहब से? नहीं, आप इफ्तिखार चौधरी को कहते हैं कि 1 साइडेड जज था, होगा, उनकी फेलिंग, जैसे आमिर ने कहा, उनकी भी कमजोरियां थी, आप करते। वो लास्ट में बता दूं जो वाकया क्या हुआ, जज कैसा चाहिए आपको सर? वो जनरल बेग साहब जनाब गए मेरी तरह टाई कोट लगा के, अकरम शेख साहब हमारे सहाफ़ी दोस्त विटनेस हैं, इन्होंने कहा जनाब हिज एक्सीलेंसी माय लॉर्ड, मैं विटनेस आप भी थे, चलो मैं ऐसे, अच्छा मैं ऐसे मोहल्ले से गवाह ढूंढने की कोशिश कर रहा हूँ। मेरे सामने का वाकया है, असलम बेग साहब ने फिल्मों में देखा था कि मोहम्मद अली आता है और वो जो जज साहब आके, तो वो फुल बेंच बैठा हुआ था, तो बेग साहब आए, अभी शुरू प्रोसीडिंग हुई, इन्होंने अपना बैग उठाया, ये डाइस पे आ गए, तो जिला साहब होते थे, उन्होंने कहा हु आर यू? अब वो टेक्निकल जुबान में पूछ रहे थे कि वकील आता है, वो इंट्रोड्यूस कराता है, वो नहीं है। उसने कहा आई एम जनरल असलम बेग। उन्होंने कहा नो नो हु आर यू? उन्होंने कहा आई एम जनरल असलम बेग। उन्होंने कहा वेयर इज योर काउंसिल? रोस्टम पे उनके वकील को बुला लिया, उन्होंने कहा हु इज ही? उन्होंने कहा सर माय क्लाइंट। उनके तरीकाकार होता है, उनको पता ही नहीं होता तरीकाकार। अब बेग साहब ने सोचा कि मेरी तो बड़ी बेइज्जती हो गई है, तो ये जाके उन्होंने कहा मेक हिम सिट। वो जाके बैठे, फिर उन्होंने कहा मेरी तो बेइज्जती होगी, मैं बाहर आर्मी का चीफ रहा हूँ। उठ के ना उन्होंने बाइकआउट करने की कोशिश की कि मैं जाऊँ। उन्होंने कहा वेयर इज ही गोइंग? उन्होंने कहा आई एम बाइकआउटिंग। उन्होंने कहा ही कांट लीव, स्टॉप हिम। जो है वो बेग साहब आप कभी खड़े हो जाएं, कभी बैठे, उन्हें समझ नहीं, वो जो है वो फिर वो बैठे। तो ये और वाकया मैं वो कह रहा हूँ, जो जुनेजो केस के अंदर जो उन्होंने कहा था अदालतों ने, मैं उस वाकये का बता रहे हैं। हम एक की बात करें, दो वाकये हो गए। ये और वाकया है, ये अभी रिसेंटली 2011-12 के, जब मैं कह रहा था, जब वो बेग साहब ने कहा था ना कि ये अदालतों का क्या है, इनका क्या हाल होता है, वो एक मैंने गवाह भेजा था, जुनेजो वाली जो जजमेंट थी, तो इन्होंने चेंज करती थी, वरना ये जुनेजो की गवर्नमेंट रिस्टोर कर रहे थे। तो बेग साहब ने जो बयान दिया था, उसके बाद फिर फुल बेंच ने सुप्रीम कोर्ट ने बुला लिया था। नहीं सर, ये शुरू जमाना वाकया, ये अभी का वाकया है। अच्छा ये अभी रिसेंट, अच्छा उसकी बात करें। उस प्रोसीडिंग में DG जब वो हो रही थी, IAS असगर खान केस चल रहा था, उसमें बेग साहब ने कहा इफ्तिखार चौधरी साहब को बड़ा रूडली, गुस्से में, वहाँ के सर मैं वहद आर्मी चीफ हूँ जो 3 चीफ जस्टिस के सामने बुलाया गया, समन किया गया मुझे। मतलब ये था कि आप हर दफ़ा मुझे बुला लेते हैं। इफ्तिखार चौधरी साहब वो भड़क गए। उन्होंने कहा तो आपको जरूरत कैसे हुई है ये अल्फाज कहने की चीफ जस्टिस पाकिस्तान को कि आप 3 दफ़ा पेश हो? आपको तो 300 दफ़ा पेश होना पड़ा, तो आपको आना पड़ेगा यहाँ पे, हाउ कुड यू डेयर? वो उसमें है। और उन्होंने उस वक्त काउंसल थे इनके अकरम शेख साहब, बाकायदा जनरल बेग साहब ने कहा आप पे मैं अभी इस वक्त तौहीन अदालत प्रोसीडिंग शुरू कर दूंगा। ये इन्होंने कहा इफ्तिखार चौधरी साहब ने। अच्छा, अकरम शेख साहब समझदार आदमी है अल्लाह के फजल से, हमारे इलाके के लोग, आप पता बड़ा समझदार लोग हैं। उन्होंने फ़ौरन कहा वहाँ का नहीं माई लॉर्ड, वो पता, उन्होंने कहा यहाँ रिटर्न मुझे माफ़ी चाहिए। बेग साहब ने वहीं सामने बैठ के रिटर्न माफ़ी लिखी थी, तो इनकी जान छूटी थी। ये सारा वाक़या कहानी सुनाने का इतना बड़ा मकसद ये है कि आपको एक अदद तगड़ा चीफ जस्टिस चाहिए। अदरवाइज आपको ये ब्यूरोक्रेसी सीरियस नहीं लेगी। ये हम नहीं कह रहे, आज जो प्रोसीडिंग हुई हैं उससे पता चल गया है कि पाकिस्तान के ग्रेड 20-21 तक के अफसरान है ना, जो अपने वहाँ पे एक विफाकी वजीर के आगे इनको कभी देखें, इनको कभी वहाँ पे अपने किसी पॉलिटिकल मास्टर के आगे खड़े यूं करके खड़े होते हैं, अदालतों का हुक्म नहीं मान रहे।
क्यों? कि उन्हें पता है। आपने क्या किया, जो मेरी माजरत के साथ थोड़े से अपना मेरा मोहब्बत रोमांस है, आपको पता, हम तो इन्होंने क्लासेस जो भी किया वो हम ब्रेक के बाद ना बता दें, ये बता दें कि खुद ब्रेक के बाद बताएंगे एक्चुअल स्टेट ऑफ अफेयर्स ब्यूरोक्रेसी की है क्या, और वो कैसे वो पाकिस्तानी सुप्रीम कोर्ट को हैंडल कर रहे हैं, हैंडल कैसे कर रहे हैं, बिल्कुल ये अदालत खुद किस तरह से कर रहे हैं और किस किस्म का पाकिस्तान वो लोग चाहते हैं। ब्रेक से वापस आएंगे, इसके ऊपर तो बात करेंगे, लेकिन कुछ बात होगी उस पत्री खत की भी जिसकी बड़ी गूंज सुनी, क्या वो वाकई रद्दी की टोकरी की नजर होगा? ब्रेक के बाद बताएंगे आपको हमारे साथ। ब्रेक के बाद एक बार फिर से प्रोग्राम में हम आपको खुश आमदेद कहेंगे। ब्यूरोक्रेट्स के ऊपर बात हो रही है। क्लासेस अब पाकिस्तान की बात हम कर रहे हैं। आखिर ये ब्यूरोक्रेसी जिस तरह से आपने बताया सियासतदानों के आगे हाथ बांध के खड़े हो जाते हैं, ये सुप्रीम कोर्ट को किस तरह से हैंडल कर रहे हैं? वही कह रहे हैं, ये सुप्रीम कोर्ट को सीरियस नहीं ले रहे। और मादरत के साथ हमारी सुप्रीम कोर्ट जो है, इनकी तरफ लीनियंसी आपको नजर आ रही है, इसी वजह से वो इनको सीरियस नहीं ले रहे। वो समझ रहे हैं ये मजाक हो रहा है, गपशप हो रही है, बस हम जाते हैं, हमसे पूछा जाता है, वो जाकर JIT बता देती है जी वो रिकॉर्ड नहीं दे रहे, वो आगे से उसको अटॉर्नी जनरल को कह देते हैं, वो कहते हैं हिज एक्सीलेंसी माय लॉर्ड, जैसे आप कहते हैं करा देते हैं। हालांकि ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ जस्टिस का इन सब के खिलाफ केस बनता है, पर मेरे ख्याल लीनियंस जो वो दिखा रहे हैं वो फैसले के जरिए जो है अपने जो है 2000 में वाकया सुना वो इसका जवाब देना चाह रहे हैं। ये कहाँ पे मेरा ख्याल है थोड़े से उसमें नजर आई हैं चीज़ जिससे वो सीरियस नहीं ले रहे। चेयरमैन नैब के खिलाफ कितनी यहाँ पे पूरे 6 महीने प्रोसीडिंग में पहला बेंच हो, दूसरा बेंच हो, सब ने चेयरमैन नैब का वहाँ पे बताया कि किस तरीके से यहाँ इन्होंने जस्टिस को रोकने की कोशिश। हम नहीं कह रहे, याद है आपके अल्फाज से वो कहते थे आपको आती नहीं है या आप में है नहीं, शर्म कह देते हैं। मेहरबानी फिल इन द ब्लैंक्स आपने कर दी, थैंक यू वेरी मच। जज साहब ने कहा तो हम क्यों नहीं कह जनाब? ठीक है सर, उनके खिलाफ भी आपको कोर्ट ऑर्डर में कोई चीज नजर नहीं आती। जब आपने इतना बड़ा जो बंदा सबसे जिसने अदालत को कह दिया जी मैं तो रीओपन नहीं करता केस, क्या कर लेंगे मेरा आप? अगर आपने अपने कोर्ट ऑर्डर में एक बंदे को भी पनिश नहीं किया और हम सुन रहे थे सुप्रीम जुडिशल काउंसिल जा रहा है उसकी भी चुप हो गई है, तो आपने तो दूसरे लोगों को एनकरेज किया है कि आप आए हमारे मुंह पे हमें डिफाई करें, आप हमें आके एक तरीके से हमारे साथ आप वो करें, अपनी वफादारी दिखाएं और हम आपको कहें ये करें, आपके हम नहीं करें। और आप जब अपना कोर्ट ऑर्डर लिखें उसमें भी उसको स्पेयर कर देंगे सर तुम अगर माई लॉर्ड्स, तो फिर ये जो वो कहते हैं ना जो इज्जत जो है ना, ये फ्रीडम, एक चीज़ मैं बताऊं सर, ये फ्रीडम हो या इज्जत हो, ये कमांड करनी पड़ती है, लेनी पड़ती है। कोई आपको मीडिया को फ्री नहीं करेगा, आपको लेना पड़ेगा। आज़ादी अदलिया को किसी ने नहीं दी, अदलिया ने आज़ादी ली है। ये जो आपको रिस्पेक्ट शो नहीं कर रहे हैं, FBR का हो, SCCP का हो, नैब चेयरमैन हो, मैं आज जरा वो करें क्योंकि हम ये जिक्र करते रहे हैं कि ये जो पैनामा का केस है सिर्फ करप्शन का नहीं है, ये अदारों के मफलूज होने का केस है। और आज ये बात हुई है कि जज साहब ने ये कहा है कि ये एक्टिंग चार्ज पे हैं। फवाद चौधरी ने गालबन इशारा दिया, उन्होंने कहा कि जनाब ये FIA FBR IB के जो चीफ हैं या एक्सटेंशन पे हैं या एक्टिंग चार्ज पे हैं, वो उस पर अदालत ने अपने रिमार्क्स दिए कि ये एक्टिंग है तो फिर ये ऑस्कर देना चाहिए। बस सिर्फ ये 3 अदारे नहीं हैं, हम यहाँ रिपीटेडली कहते रहे हैं कि इसके अलावा ऑडिटर जनरल का ऑफिस भी खाली पड़ा हुआ है, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान भी खाली पड़ा हुआ है, 7 मिनिस्ट्रियाँ का कोई DG नहीं, 7 इंपॉर्टेंट मिनिस्ट्रियाँ हैं जिसमें सब CSA, इंटीरियर जो इसके अंदर है, पेट्रोलियम, नेशनल सिक्योरिटी, ये 7 मिनिस्ट्रियाँ इंपॉर्टेंट हैं, वो एक्टिंग चार्ज पे चल रही हैं। उसके बाद PM जो है प्रिंसिपल सेक्रेटरी जो प्राइम मिनिस्टर फवाद हसन फवाद साहब, वो 20वें ग्रेड में हैं, वो भी एक्टिंग चार्ज पे चल रहा है। पाकिस्तान का सबसे बड़ा ओहदा इस तरह ही है, फौज का चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ एक्टिंग चार्ज पे चला ले, ये उस तरह ही है। चले तो उसके अलावा जो हम कहते रहते हैं कि इस वक्त तमाम पाकिस्तान की ब्यूरोक्रेसी 12,000 अफसर का इन्हीं दिनों में, आप देखिए ना कैसा इत्तेफाक है, 1200 अफसरान के तरक्की और तनज़्ज़ुली के फैसला उन्होंने एग्जैक्टली उस टाइम पे किया हुआ है कि जब ये फैसला चल रहा है कि सबको लीश पे रखा हुआ है, सबको लिम्बो में रखा हुआ है कि जनाब जो वो जो है कि कॉपरेट करेंगे, जो कॉपरेट करेगा, टेम्परिंग करेगा, नो अवेलेबल करेगा, उसकी तरक्की हो जाएगी, बाकी सब भी हो जाएगा, बस सबकी है। तो ये माफिया लोग कहते रहते हैं, ये माइंड करते हैं, ये माफिया से आगे कीजिए, ये गस्टापू है,
ये वो जो नाजी जर्मनी में उनकी सिक्योरिटी फोर्स थी ना, एजेंसी जो इंटेलिजेंस की, ये गस्टापो वाला निजाम बनाया हुआ है कि यूं जकड़ा हुआ है। नहीं, जो आपने सुप्रीम कोर्ट की कैसा बात की, ये सीरियस नहीं ले रहे, रिमार्क से आगे बढ़कर क्या और मजीद सुप्रीम कोर्ट को करना होगा कि ये लोग मेरा उसमें बात वही है कि जैसे मैंने कहा ना कि आज़ादी कोई नहीं देता होता किसी को, इज्जत भी कोई नहीं देता होता, यू हैव टू अर्न इट, यू हैव टू कमांड इट। हमारे जजेस ने आज़ादी बड़ी मुश्किलों से ली है, लोगों ने इनको लेके दी है, लोग मरे हैं इस तहरीक में, जजेस की रेस्टोरेशन में लोग मरे हैं, बम ब्लास्ट हुए हैं। जब इफ्तिखार चौधरी साहब इस्लामाबाद उसमें गए थे, वहाँ पे बम ब्लास्ट हुआ था, बहुत सारे 10-15 जो हैं वो, और थे भी मोस्टली पीपल्स पार्टी के वर्कर थे, वो मारे गए थे। इसरार शाह, डॉक्टर इसरार शाह बेचारे की टांगें चली गई, उनकी टांगें चली गई थी। आज वो उस पे वो आके ट्रैवल करते हैं, ये बैठ के, ये जो व्हील चेयर पे। लोगों ने अपनी जानें दी हैं, लोगों ने अपनी टांगें दी हैं, लोगों ने अपने बच्चे दिए हैं आप लोगों को आज़ाद करवाने के लिए, आपको इस स्टेज पे लाने के लिए कि आप जब बिला खौफ व खतर बैठ के यहाँ पे फैसले करें और डट के करें। उसके बाद ये 20वें ग्रेड का अफसर, 21वें ग्रेड का अफसर, वो आके मजाक करना शुरू कर दे, वो आके आपके साथ वो कर दे जी हम नहीं देते, नहीं है अवेलेबल, क्या कर लेंगे। इन्होंने जब ये नैब का फैसला आया था, अमीर मुस्लिम हानी साहब ने किया था, जितनी प्रोसीडिंग हानी साहब की प्रोसीडिंग हो रही थी वो डिफरेंट थी। जब फैसला आया वो जरा पढ़ लें कि सारे के सारे दोबारा वही लग गए हैं जिनके खिलाफ ये प्रोसीडिंग होती रही हैं। ताहिर शहबाज जिन्होंने सारे कसूर थे उनको दे दिए कि आप फैसला करें कौन अच्छे हैं कौन बुरे हैं। मतलब है आप अंदाजा करें, ताहिर शहबाज साहब जिनके खिलाफ नैब ने जिनको ये आके सहूलत दी थी कि जो कॉन्स्टिट्यूशन 1 में जिसमें नाम था उनका आ रहा था, स्कैंडल था, उन्होंने यहाँ पे आगे पीछे काम किए थे, उन्होंने उसी को बना दिया ताहिर शहबाज को, जो नैब का मुलजिम होना चाहिए था। वो अब आज जिनसे नैब के लोगों को इंक्वायरी करनी चाहिए थी, वो बैठ के नैब के लोगों के इंटरव्यूज कर रहे हैं। यू आर ए गुड मैन, ओके, देखते नहीं, यू आर ए बैड मैन। जब आप इस तरह की अदालतें उनको दे देंगी उनके हाथ में और कोई एक्शन आपको नजर नहीं आएगा, लोगों को ये फील होगा कि जनाब बस ठीक है, आधे घंटे की कार्रवाई है यार, जाते हैं। आपको याद हो हमारे भी ऐसे होते थे बड़े, जब हमारे मीटिंग्स होती थी हमें भी डांट डपट पड़ती थी अपने न्यूज़ रूम में, हम भी ये सोच के जाते थे नलायक मेरे जैसे स्टूडेंट कभी क्लास में कि जाएंगे, चलो उस्ताद साहब आएंगे, एक आध कोई छोटी मोटी चपेट खाएंगे, फिर हफ्ते बाद पेपर होने देख लेंगे। तो जजेस साहबान जो हैं इस तरीके के, तो मुझे और खतरा लग रहा है, ये तो इनकरेज हो रही है सारी ब्यूरोक्रेसी। और भैया आप इनको बुला के, जैसे अब उन्होंने किया उसकी देख, प्रमोशन केस की बात कर, बिल्कुल सुप्रीम कोर्ट, ये पहले हाई कोर्ट नहीं, इस्लामाबाद हाई कोर्ट पहले 2 साल वो केस सुनती रही है, उन्होंने फैसला दिया, उसके अगेंस्ट फेडरेशन चलेगी सुप्रीम कोर्ट में, 2 साल वहां हेयरिंग होती रही है, उन्होंने एक आर्डर पास किया, 4 साल बाद, 3-4 साल लग गए इस पूरे प्रोसेस में, लोगों ने फीसें दी, उनके कैरियर उनके मुतासर हुए, बेचारे लोग प्रमोशन के बगैर ब्यूरोक्रेसी रिटायर हो गए। उन्होंने फैसला दिया कि इसमें आपने अपने सवाबदीदी को नहीं रखना, पर्सनल नो हाउ नहीं होगी। जनाब ताहिर शहबाज साहब ने ये बोर्ड से 2-3 दिन पहले उन्होंने ऑफिस मेमोरेंडम एक जारी कर दिया। उन्होंने कहा नहीं, 15 नंबर जो आ रहे हैं इसमें पर्सनल नो हाउ होगी, जो सुप्रीम कोर्ट में पूरे वहां पे केस इसी पे चलता रहे, अभी भी वही चला। अब सुप्रीम कोर्ट क्या कर रही है, वो इंतजार कर रही है। कंटेम्प्ट नहीं है, और ये पहली कंटेम्प्ट नहीं है, ये पहले ही वायलेट कर चुके हुए हैं कि ये पहले भी काफी कंटेम्प्ट की जो रीजंस दे चुके हैं। इस पे जो ही ये सामने आया था ना, ये नोटिफिकेशन या ये सामने ऑफिस, ये इनका मेमोरेंडम, सुप्रीम कोर्ट को इस पर सुओ मोटो लो के ताहिर शहबाज को अपने आके वहां कटहरे में खड़ा करना चाहिए कि जनाब कि आप हमें बताएं, हमने 2 महीने पहले एक फैसला दिया है, आपने कैसे जुर्रत की हमारे फैसले के अगेंस्ट, आपने कैसे यहाँ पे ऑफिस ऑर्डर निकाल दिए, चुप है। अब वहां सुप्रीम कोर्ट क्या इंतजार कर रही है कि दोबारा है कि जनाब यहाँ से जो हार्ट लोग होंगे ना, दोबारा जाएंगे। अच्छा, वो यहाँ नहीं जाएंगे, वो उनको कहा जाएगा कि वहां से फिर वो दोबारा इंट्रा कोर्ट में जाएंगे, फिर सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे। 4 साल और करेंगे। हाल वहां पे ये है साहब कि वहां जो हो रहा है इस वक्त वो अच्छा है, उसका भी फॉलो अप सुन लें कि वहाँ पे अभी इट इज़ ऑल अबाउट 15 कॉमर्स, जो कि फवाद साहब का बैच है वो जैसे 64 था, रिपीट होनी। इस वक्त 12वें कॉमन के लोग 21वें ग्रेड में धक्के खा रहे हैं। 13वें 14वें के सुप्रीम कोर्ट के फैसले बाद इंक्लूड किया, उन सबको निकाल दिया था, इसमें से उनकी तरक्कियाँ नहीं हुई थी। मगर वहाँ पे शनीद ये आ रही है कि ये सारा जो फसाड किया हुआ है, जिसके मेंबर्स भी चेंज कर दिए और ये ऑफिस मेमोरेंडम का उसका क्राइटेरियन भी वही वाला दोबारा कर दिया है, तो मोस्ट लाइकली वही लोगों ने दोबारा उनके यार आप ये क्यों शोर बजाते रहते हैं, ज़्यादातर क्या बल्कि मैक्सिमम उन्हीं लोगों ने दोबारा आना है। सर मुझे याद है इफ्तिखार चौधरी साहब का, ये ऐसे आर्डर पे इम्प्लीमेंटेशन घंटे में होते थे सर, घंटे में। मैं फिर कहूँगा कि उनके साथ अरसलान ने बड़ी ज्यादती की, उनके बेटे ने, कि एक बड़ा एक मतलब साफ स्कैंडल आ गया, चीज़ें आ गई। अदरवाइज इनके जो काम थे, इन्होंने सिविल मिलिट्री दोनों ब्यूरोक्रेसी को सीधा करके रख दिया। मुझे खुद एक फेडरल सेक्रेटरी ने कहा था, उसने कहा जनाब कि अल्लाह भला करे इफ्तिखार चौधरी साहब को, उन दिनों में जब थे
कहते अब हमें सियासतदानों के सामने खड़ा होने का हमें वो मौका मिल गया है। कोई हमें वजीर गलत काम का कहते कंट्रैक्ट ऐसे करो, हम कहते हैं सर जी सुबह मोटो हो जाएगा, कहते अच्छा जी छोड़ो पर है। इतना खौफ डाल दिया था उन्होंने। अब आपके तहर शहबाज, यार मुझे ये बताए तहर शहबाज साहब की उन्होंने इतनी जुर्रत, अक्लमंदी ये की है कि तहर शहबाज साहब चूंकि एक्स रजिस्ट्रार थे सुप्रीम कोर्ट के, इसीलिए उन्होंने एस्टेब्लिशमेंट का लगाया कि वो उसकी सारी वो फायदा उठा। नुकसान पता क्या होगा हमें, जितनी इन्होंने जद्दोजहद से अपने बच्चे कैद करवाए, लोग मरे इनके लिए, जाने दी। अगर आपने इस तरीके का करना है कि आपको FBR वाला कहते हैं जी हम आपकी उसमें नहीं देते, अच्छा आपको वो कह रही है सुने SCCP टेम्पर करके दे रही है, SCCP टेम्पर करके, अब तक तो इनको आपने वहां पे खड़ा कर देना चाहिए था कि बुलाएं इनको फौरन। और अब तक आपको इनके, और ये कार्रवाइयां होती रही हैं रिकॉर्ड पे। और मैं माजरत के साथ, मेरी बड़ी उनके दिल में मेरे लिए बड़ी इज्जत है, अगेन इज ए वेरी इंटेलिजेंट जज साकिब निसार साहब, चीफ जस्टिस साहब, ये उस बेंच का हिस्सा थे जो रिव्यू पिटीशन जिसमें या गिलानी साहब ने पेश की थी और एतजाज अहसन साहब पेश हुए थे गिलानी साहब को उससे बचाने के लिए, उसको रिवर्स करवाने के लिए। ये साकिब निसार साहब उस बेंच में इफ्तिखार चौधरी साहब के साथ थे, और इन्होंने गिलानी साहब को डिसमिस किया हुआ है। मसला ये है कि अगर गिलानी साहब डिसमिस हो सकते हैं, एक प्राइम मिनिस्टर डिसमिस हो सकता है, और उसी वक्त यही बैठे थे साकिब निसार साहब थे इफ्तिखार चौधरी साहब के साथ, तो मुझे समझ नहीं आ रही कि तहर शहबाज साहब नहीं संभाले जा रहे, इनसे जनाब FBR नहीं संभाली जा रही, इनसे जनाब SCCP नहीं संभाली जा रही। बाकी छोड़ें कि JIT लिख के भेज रही, हमारी जानों को खतरा है, हमारी फैमिलीज को खतरा है, हमारी नौकरियों को खतरा है, दी जा रही हैं। सो मेरा यही है, ये जो पाकिस्तानी ब्यूरोक्रेसी एनकरेज हो रही है, और ये ऐसा ऐसा दोबारा हम उसी दौर में जा रहे हैं जहां से इफ्तिखार चौधरी साहब के बाद दोबारा हम यूं गए और नोज डाइव हम वापस आए। हमें कोई उम्मीदें हैं इनसे, साकिब निसार साहब से। इन्होंने आगे सुबह मोटो भी लिए, इन्होंने कोशिश भी, क्योंकि पाकिस्तान जैसे इदारे जहाँ पे आपका यहाँ पे अनहोली अलायंस हो जाए, गैंग अप हो जाए सारे के सारे इदारे अगेंस्ट द मासेज, वहाँ पे दो इदारों को नहीं होना चाहिए। उनको एक मीडिया को आके स्टेट के साथ खड़े होना चाहिए और अवाम के साथ खड़े होना चाहिए, दूसरा जुडिशरी को खड़ा होना है। पूरे के पूरे इदारे आपके मैं कहता हूँ गैंग अप हो जाएं, करप्ट हो जाएं, अलायंस बना लें। अगर अदालत और मीडिया, आज एक अच्छी खबर आई है, अच्छी खबर एक जो आज आई है ना जुडिशरी से, वो ब्रेक के बाद, बिल्कुल अदलिया की जानिब से जो एक अच्छी खबर आई है वो तो ब्रेक के बाद वापस आएगी, तो आपके साथ शेयर करेंगे। इसके साथ साथ ये भी आपको बताएंगे कि रहमान मलिक साहब कल JIT के सामने पेश हो जाने, कौन सा बम ऐसा है जो वो फोड़ेंगे JIT के सामने, वो भी डिस्कस करेंगे हमारे साथ। ब्रेक के बाद एक बार फिर से प्रोग्राम में हम आपको खुश आमदेद कहेंगे। आमिर साहब, कहा जा रहा था कि एक टीम कतर जाएगी तफ्तीश के लिए, उस टीम का क्या बना? क्योंकि शहजादे और ख़त दोनों ही अभी नजर ही नहीं आ रहा कुछ। ये बड़ा मज़ेदार है कि यहाँ पे खबरें आई, ये अदालत की तरफ से नहीं कहा गया था कि टीम जाएगी, ना JIT की तरफ से अनाउंसमेंट आई थी, ये बस मीडिया के एक सेक्शन में आई कि जी वो कतरी टीम जा रही है, एक टीम कतर जा रही है और वो 2-4 दिन ये चलता रहा ये मजाक अब जाएगी। तो वो सैफुर रहमान साहब के बयान चल रहे थे कि वो आएगी या आएगी। मैं बड़ा इसमें सस्पेंस में था कि ये खबर जो है अदालत में आज भी उम्मीद कोई उसका जिक्र ही नहीं आया। इसका मतलब ये मैं एज्यूम कर रहा हूँ कि वो टीम बस वो सेक्शन ऑफ मीडिया वाली भिजवा रहे थे और वही वो लेकर आ रहे हैं। उन्होंने मोस्ट प्रॉब्ली जो आज अब लास्ट फोर्टनाइट आ गया है, आज उसका कोई जिक्र नहीं आया। इसका ये मतलब ये है कि मैं ये एज्यूम कर रहा हूँ कि वो कह रहे हैं कि जो उन्होंने पहले कहा था कि अगर वहाँ से नहीं आएगा तो ये रद्दी का टुकड़ा है एक, और वो रद्दी के टुकड़े में जा चुका है कि अगर ये वहाँ से शहजादा साहब नहीं आते, वीडियो लिंक या शिकार के लिए तो आ जाते हैं शहजादे साहब, वो तो आएंगे बिल्कुल, रायमंड में दावत खाने के लिए भी आते हैं। इस मौके के लिए क्योंकि नहीं आए और उसका आज कोई जिक्र नहीं हुआ, तो हम ये मफरूज़ा रखने में मेरा ख्याल हक बजानब होंगे कि अब वो कतरी लेटर की जो है कोई शहादत कंफर्मेशन नहीं आई तो वो रद्दी का टुकड़ा ही रह गया, जिस तरह की अदालत कह रही थी। एक मैं कह रहा था आपको अच्छी खबर कि एक उम्मीद थी कुरन थोड़ी सी, आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट से मैं सुर्खियाँ देख रहा था कि ये जो सारे इदारे जो एक्टिंग पे चार्ज पे रखे गए हैं, जो जहाँ पे कोई इंचार्ज नहीं रखा, ये सारे रेगुलेटरी बॉडीज़ हैं। रेगुलेटरी बॉडीज़ वो होती हैं जो कि हमारा निज़ाम जो चेक एंड बैलेंस का है कि लोगों के ऊपर नज़र रखना, जिस पर जमहूरियत रहती है। तो जो नज़र रखते हैं, जो चौकीदार इदारे हैं, उन चौकीदारों को ही इन्होंने रिक कर लिया हुआ है, उनको ही मैनिपुलेट कर लिया हुआ है। तो आज उन्होंने कंटेंट में फाइनली जो है ना इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने, मैं देख रहा था फवाद हसन फवाद साहब को भी बुला लिया और उन लोगों को
जो कि इन रेगुलेटरी इदारों को रिग करने की कोशिश कर रहे थे। चले उम्मीद की किरण, उम्मीद करते हैं अच्छा ही हो। क्लास साहब रहमान पता नहीं कब लास्टली कह दूं कि देखना ये है कि ये जो क्लास साहब कह रहे हैं सुप्रीम कोर्ट की बर्दाश्त कब खत्म होगी, तो कब जो है ना इन लोगों की भी जरा रस्सी खींची जाएगी, रस्सी कब खींचेगी, कालीन कब नीचे से खींच लिया जाएगा। क्लास साहब रहमान मीर साहब पेश हो रहे हैं, कल बड़ा इंतजार था हमें और बल्कि सबको। वही पहले तो ये है कि लोग डाउट्स क्रिएट कर रहे थे कि रहमान मलिक साहब नहीं आएंगे। जी बिल्कुल। कहा गया जी वो लंदन गए हुए हैं, अपने जो असल उनके वो हैं जरदारी साहब हैं, उनसे इजाज़त लेने गए गुरु से कि गुरु आप क्या कहते हैं, जाना है नहीं जाना, क्या करना है। खैर रहमान मलिक साहब ने ट्वीट भी किए, बाद में उनके रियाज अली तूरी साहब हैं, तूरी साहब जो है स्पोक्स पर्सन है, बड़े एक्टिव है माशाल्लाह वो उनका भी मुझे मैसेज आया हुआ कि जनाब आप लोग बैठ के डाउट्स का इजहार करते हैं, मलिक साहब बिल्कुल आ रहे हैं, मलिक साहब पे कोई दबाव नहीं है। और मलिक साहब जो हक सच, वो कहते हैं साडा हक इत्थे रख, तो मलिक साहब सारा काम जो है ना हक सच पे करेंगे, किसी का कोई दबाव नहीं लेंगे, इंसाफ की बात करेंगे। और मैंने कॉलम लिखा था एक उस पर कि रहमान मलिक साहब के लिए वो लम्हा आन पहुंचा, तो मलिक साहब का मैसेज भी आया मुझे उस पर, मैं किसी ज़ाती इंतकाम लेने नहीं जा रहा। अच्छा इंतकाम लेने नहीं जा रहे, लेकिन वो मजलूमियत की कहानी ज़रूर सुनाते हैं मेरी तरह, वो ज़रूर बताते हैं कि मेरे साथ नवाज शरीफ ने क्या किया। उससे मुझे फिल्म जो है ना, इंडियन फिल्म बड़ी खूबसूरत, मेरी वन ऑफ माई फेवरेट्स, ऑल टाइम फेवरेट्स, वो है ना वेलकम, वो नाना पाटेकर की और जी। और उसमें अनिल कपूर की और उसमें अक्षय भी है और हीरोइन बड़ी जो उनकी हैं वो कैटरीना वो भी हैं। तो उसमें वो नहीं कहते, उन्होंने बंदे रखे हुए होते हैं जो वो डॉन को आगे से वो बता रहे होते हैं, जी डॉन जो है मैंने एक दिन गलती की, मेरी इन्होंने टांगें तोड़ दी और फिर इतने रहम दिल है, मुझे अस्पताल लेके गए, ये देखे मुझे स्टिक भी लेके दी। दिल के बड़े अच्छे हैं ये जो हैं, ये उदय भाई जो है ना दिल के बड़े अच्छे हैं। तो वही मुझे वो याद आ जाते हैं, वो सारी कहानी सुना देते हैं एक दफ़ा कि मेरे साथ ये हुआ, मेरे ऊपर बिच्छू फेंके गए, मेरे ऊपर इन बर्फ़ पे लिटाया गया, मुझे इन्होंने तशद्दुद किया, मुझे वज़ीर-ए-आज़म हाउस लेके गए, इन्होंने सब किया, लेकिन मैंने कोई अप्रूवर नहीं बना, गवाह नहीं बना, लेकिन मैं रिवेंज नहीं ले रहा, मैं गवाही देने जा रहा हूँ। खैर मलिक साहब को ऐसे ही कहना चाहिए था। ये वो डार साहब के हवाले से कहते हैं कि उन्होंने प्रोफेशनल बयान दे दिया। ये तो डार जो है तो मैंने देखे, मेरी बड़ी ये मुझे शायद इतनी इज्जत नहीं देते, मगर मैंने कम से कम इतराफी बयान तो नहीं लिखवाया। हम रहमान मलिक साहब पे हमसे ज़्यादा कौन तनकीद करो। मलिक साहब ने तो हमारे ऊपर मतलब केसेस भी किए हुए हैं, हम तो आप और मैं इकट्ठे हमने पेशा भी भुगती हुई हैं, उनके लीगल नोटिस भी हमें आते रहते हैं। मलिक साहब के साथ हमारा ये मतलब लड़ाई झगड़ा चलता रहता है, लेकिन है बात है, लेकिन जो ठीक है उनका पॉइंट ऑफ व्यू है, वी रिस्पेक्ट इट, वो हमें आके प्रोसिक्यूट करें जहां भी लेके जाए, उनका राइट है, वी रिस्पेक्ट इट। हमारा भी राइट है कमेंट करना या चीजें शेयर करना, हमारा लिहाजा एक दूसरे मलिक साहब का हमारा चलता रहता है, ये ओल्ड है, पुराना है हमारा। लेकिन हेमिक से डाल दी दो चीजों की, मलिक साहब के दाद दिए बगैर आप नहीं रह सकते। इवन मतलब है बीइंग उसके आप उनके वर्स्ट क्रिटिक भी है ना, रहमान मलिक को दो चीजों की दाद दें, उनके बाकी सारी उन बुराएं 1 मिनट के लिए छोड़ दें। जो मैंने कहा ना कि हमारे ऊपर सबसे ज्यादा केसेस उन्हीं ने किए हुए हैं। वो क्या है, एक उन्होंने जो ये रिपोर्ट की सर, जी बिल्कुल, FIA की रिपोर्ट बनाई थी भाई, मैसिव रिपोर्ट, वो इनाम साहब के हैं, उन्होंने मदद दी, जिसने दी, मैंने दी, आपने दी, जिसने दी, ऐसी रेफरेंस बुक उन्होंने बना दी है ना, ये रेफरेंस बुक है, ये तारीख में याद रखी जाएगी। जब भी हाउस ऑफ शरीफ को आज से 100 साल बाद भी किसी ने कोई इन्वेस्टिगेट करना होगा ना, वो लिखना होगा, किसी ने किताब, किसी ने रेफरेंस बला या पाकिस्तान में अगर कोई अथेंटिक कोई रेफरेंस बुक लिखी गई है जो तमाम अथेंटिक रिकॉर्ड के साथ, वो रहमान मलिक साहब की FIA की वो रिपोर्ट है। एक तो ये दाद बनती है उनकी, दूसरी दाद जो रहमान मलिक साहब की बनती है, हालांकि मेरा दिल नहीं चाह रहा मैं उनकी तारीफ करूं, बट आई हैव टू, क्योंकि मलिक साहब ने मेरे ऊपर केसेस किए हुए हैं। वो ये है कि मलिक साहब ने ये जो बात कहते हैं ना, ये वाली बात कि जनाब मेरे ऊपर बिच्छू फेंके गए, मुझे बर्फ पे लिटाया गया, मेरे ऊपर तशद्दुद किया गया, मुझे रात को और 1.5 साल इन्होंने अडियाला रखा, ये आसान काम नहीं होता। यहाँ कह देना अकेला कमरे में आपको भी शायद अडियाला जाके मौका मिला है वो देखने का, जो इनकी हालत ये सही कहते हैं, मैं इसका गवाह हूँ। अच्छा, ये आसान नहीं होता चीज़ें, मतलब अकेला बंदा कमरे में बैठा है, वहाँ पे एक वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान की फैमिली को आपने इन्वेस्टिगेट किया हुआ है, उसके खिलाफ सबूत इकट्ठे किए हुए हैं, आप पे कमरे में यकदम कोई सांप फेंक देता है, तो कोई बर्फ़ पे आपको लिटा देता है, आपको वज़ीर-ए-आज़म ऑफिस ले जाते हैं और कहा जाता है कि बेनज़ीर भुट्टो के खिलाफ आप अगर वादा माफ गवाह बन जाए तो हम बन जाएंगे, और ये नहीं बनते। लेकिन वही डार साहब जो आजकल उनको छोड़ के आते हैं, वो लेने भी जाते हैं, छोड़ने भी जाते हैं, इनको मियां नवाज शरीफ साहब को भी और शहबाज शरीफ साहब को भी, उन पर कोई तशद्दुद नहीं हुआ सर, ये मैं आपको बिल्कुल बता रहा हूँ। क्यों उनके साथ मारपीट नहीं, क्यों उनके सेल में सांप नहीं छोड़े गए, कोई उनको बर्फ पे नहीं लिटाया गया था। खुद उन्होंने मुझे बताया था, जब मैंने अपनी बुक लिखी थी एक सियासत कई कहानियाँ, जो डार साहब ने खुद कहा था कि फौजी मेरे पास आते थे कि जी बताएं इकॉनमी के लिए, और मैं उनको मशवरे देता था। अगर इन पर तशद्दुद हो रहा था, इनके साथ ज्यादती हो रही थी, मशवरे कैसे दे रहे थे उनको? सारा ये प्लान था, इन्होंने वहां से पाल्टन लिया, इन्होंने उसके एक्सचेंज इंफॉर्मेशन दी, अप्रूवर बने। रहमान मलिक साहब
इस मामले पे वो सारी उम्र फख्र कर सकते हैं कि जनाब मैं बेनज़ीर भुट्टो के खिलाफ तमाम तर के बावजूद अप्रूवर नहीं बना। इसहाक डार साहब, उनके फैमिली मेंबर, उनके समधी, इन्होंने शहबाज शरीफ को भी फंसाया, इन्होंने नवाज शरीफ साहब को। लास्ट 30 सेकंड ये है कि रहमान मलिक साहब की ये तफ्तीशी काबिलियत को देखते हुए हमने उन्होंने जो बालों में लाल रंग का डाई करते हैं उस चीज़ के लिए भी माफ़ कर दिया, और भी सारी गलतियां माफ़। ठीक है, आप लास्ट में कुछ कहेंगे क्लास साहब, फिर हम वाइंड अप करेंगे। आप क्या चाहती हैं कि मैंने इतनी अच्छी गुफ्तगू कर ली है और उसके बाद रहमान मलिक साहब मेरे को ऊपर फिर और भी केस कर दें? आज इसी पे क्लोज कर दें। चलिए बस ईद मुबारक जाने से पहले देंगे, शायद ये ईद से पहले हमारा आखिरी प्रोग्राम होगा अगर पीर को ईद नहीं होती तो। ईद मुबारक टू एवरीबॉडी। चलिए ठीक है, इसके साथ ही प्रोग्राम बिल्कुल ईद मुबारक पूरी मुकाबिल की टीम की जानिब से, हम सबकी जानिब से। इसके साथ ही प्रोग्राम अपने इख्तिताम को पहुंचता, अपना बहुत सा खुदा हाफिज़।